आप सभी लोग जो इस सभा में उपस्थित हैं, सभी को मेरा सादर यथा योग्य अभिवादन। जो है वो स्वाभाविक रूप से विद्वान होते ही हैं, और विद्वानों की सभा में अपनी बात रखने में जो एक उत्साह अंदर से आता है, वो अलग ही बात है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी क्वालिटी के आते हैं और जो अपनी फीडबैक है वो भी अच्छा मिलता है, तो अच्छी बात है। मुझे जो कहा गया है कि जीटा एड जो है एजुकेशन में कुछ इनिशिएटिव ले रही है, कुछ काम सहयोग के लिए। आप सभी सक्षम हैं ही, पहले से ही सक्षम हैं, आप सभी योग्य भी हैं, आपके अंदर पात्रता भी है, योग्यता भी है। लेकिन फिर भी हमारे पास हथियार बहुत रहे, फिर भी उस हथियार का समय समय पर पत्थर पे उसको रगड़ना जरूरी होता है। हथियार हमारा कितना भी बढ़िया है, लेकिन उसको समय पर उसको अपडेट करना, उसको पत्थर पे रगड़ना, ये बहुत जरूरी है। उसमें हथियार में कोई दोष नहीं है, बस ये है कि उसको समय पर उसकी घिसाई, उसका रगड़ाई, उसमें धार लगाना ये आवश्यक है। हमें लग रहा है इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो मैं अपनी बात कुछ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू रखूंगा। इसमें बीच में भी जिनको लगता है कोई क्वेश्चन करना है, या जहां पर मुझे लगेगा कि अब क्वेश्चन लिया जाए, वहां रुक करके मैं क्वेश्चन भी ले लूंगा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और अंत में भी अगर किसी को लगता है कि नहीं बाद में हम करेंगे, तो कोई बात नहीं, पूरा पावर पॉइंट होने के बाद भी रख सकते हैं। संभवतः ये 40 मिनट में ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो जाएगा। मुझे लग रहा है स्क्रीन दिख रहा होगा, कोई अगर बोल सके। यस, ओके, थैंक यू। तो इसका नाम रखा है टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग ओरिएंटेशन, क्योंकि कैपेसिटी है, बस उसमें थोड़ा सा और बिल्डअप करने के लिए प्रोग्राम है। क्योंकि मेरा परिचय हैप्पीनेस करिकुलम के रूप में कराया गया है, तो मैं एक्चुअली 23 साल तक पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को साइंस और मैथ पढ़ाया हूँ, और साथ में दिल्ली में 5 साल रह करके हैप्पीनेस करिकुलम, जिसको आजकल पूरी दुनिया में सोशल इमोशनल लर्निंग के नाम से जाना जाता है, और पूरी दुनिया में इसके लिए पाठ्यक्रम भी बन रहे हैं। और अभी एनईपी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी सोशल इमोशनल लर्निंग को जगह देने के लिए पाठ्यक्रम में कटौती करने का भी सुझाव दिया जा रहा है। वो भी आपके सामने स्लाइड पे आएगा। तो मैंने उसमें चूंकि काम किया, मैं उसके काम के लिए ही मैं डेपुटेशन पे 5 साल दिल्ली में था, और वो सौभाग्य से बहुत अच्छा पाठ्यक्रम रहा, और देश दुनिया की नजर उस पर है, हर दिन कोई न कोई उसको देखने आता है। तो उससे मेरा उत्साह ही बढ़ा है, शिक्षकों के सहयोग से कार्यक्रम हो सका। अगर हम शिक्षा को देखें, हम सभी शिक्षा में हैं, शिक्षा में काम कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं। तो अगर हम देखें तो मूल 3 ही प्रश्न है शिक्षा में। पहला, शिक्षा क्यों, यानी शिक्षा का प्रयोजन क्यों, क्या है। दूसरा, शिक्षा क्या, यानी शिक्षा की विषय वस्तु क्या है या क्या होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षा कैसे, शिक्षा की विधि क्या होनी चाहिए। ये 3 ही प्रश्न है। तो इन तीनों प्रश्न पे थोड़ी थोड़ी बात होगी। पहले प्रयोजन पे बात होगी, फिर विषय वस्तु पे होगी, फिर विधि हम कैसे तय करें, इस पे बातचीत होगी। इस पूरे जो अपना प्रेजेंटेशन है, इसी क्रम में मैंने रखा हुआ है। तो पहले शिक्षा के प्रयोजन पे बात करते हैं। वाई एजुकेशन, शिक्षा क्यों, क्या ऐसी आफत आ पड़ी कि हम शिक्षा के लिए इतना उतावले हैं। हर पेरेंट अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहता है, हर सरकार शिक्षा के लिए बजट लगाती है, हम जैसे लोग शिक्षा में और अच्छा हो इसके बारे में सोचते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम ऐसा चाहते हैं, उसका हम देखते हैं। पूर्ति के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसा हमको लगता है। फिलहाल इस बात को, इसको एज्यूम करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर देखें तो आइए देखते हैं कि मनुष्य की कितने प्रकार की आवश्यकताएं हैं। तो बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी, उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो उसमें मुख्यतः 2 प्रकार की आवश्यकताएं हमको समझ में आती हैं। एक तो है सुविधा, फिजिकल फैसिलिटी। इसके बिना मानव जिंदा भी नहीं रह सकता। उसको रोटी चाहिए, तन ढकने के लिए, तापमान नियंत्रण के लिए उसको कपड़ा चाहिए, छत चाहिए, कहीं आना जाना है, गाड़ी वाहन किराया भाड़ा ये सब चाहिए। आज के समय में मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जूता चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, मतलब सुविधा चाहिए ही चाहिए। इसको नकारा नहीं जा सकता, ये आवश्यक है, इसके बिना आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। लेकिन
केवल इतने से मानव का काम नहीं चल रहा, मानव को, मनुष्य को खुशी भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। ये हैप्पीनेस आती कैसे है? तो विश्वास, जब उसको कहीं विश्वास जमता है तो एक खुशी महसूस होती है, कोई सम्मान उसको महसूस होता है तो खुशी महसूस होती है, स्नेह, अफेक्शन, प्यार उसको महसूस होता है तो उसको खुशी महसूस होती है। तो सुविधा भी चाहिए और खुशी भी चाहिए। अभी हमने क्या मान लिया है पूरे एजुकेशन सिस्टम में, सरकार ने, परिवार ने, मानव ने, सबने मान क्या लिया है? मान ये लिया है सुविधा बराबर खुशी, सुविधा बराबर खुशी। सुविधा इकट्ठा करो, खुशी आ जाएगी, सुविधा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, खुशी आ जाएगी। ऐसा मान करके जब से मानव सभ्यता धरती पे उदय हुई है, यह कार्यक्रम चलता रहा है। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि सुविधा बराबर खुशी, तो फिर ह्यूमन बीइंग के लिए सुविधा के क्षेत्र में काम करने के लिए मानव खुद भी काम करता है, उसका परिवार भी करता है, गांव, समाज, सरकार, पूरी व्यवस्थाएं, जितने भी हमारे सहयोगी संबंधी, सब मिलकर के सुविधा कैसे हमारी बढ़े, सुविधा कैसे बढ़े, सुविधा कैसे बढ़े, इसके लिए पैसा कैसे और कमाया जाए, और कैसे चीजें इकट्ठा किया जाए, और कैसे कहाँ कहाँ मकान ले लिया जाए, कितने और ज्यादा चीजें इकट्ठा की जाए, कैसे और ज्यादा कपड़े ले लिए जाए, ब्रांडेड ले लिए जाए, इस पे मिल के सब काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट है, हैप्पीनेस, खुशी, इसके लिए हमें लग रहा है सुविधा से मिल जाएगी, इसलिए खुशी पे काम करने की जरूरत नहीं हम समझते। कभी कभी कोई कथा प्रवचन, कोई उपदेश, कोई ऐसा कोई अच्छी बातें हम सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, उतने से हमको लगता है ये हो जाएगा, और इसको ही मान करके हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मनुष्य में इस प्रकार का असंतुलन दिखता है, यानी एक पैर उसका लंबा हो गया है और एक पैर उसका छोटा ही रह गया है, जिसके कारण पूरी दुनिया में मानव सभ्यता एक तरह से लड़खड़ाते हुए सी चल रही है। सारी सुविधा इकट्ठा होने के बाद भी सुसाइडल रेट बढ़ रहे हैं, लोगों को नींद की दवाइयां ज्यादा खानी पड़ रही है, नींद नहीं आ रही है, लोग जो है वो हमेशा कंपैरिजन में जा रहे हैं, और अपने मानसिकता के कारण, दुखी के कारण बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसा होते हुए दिख रहा है। ये किस रूप में दिख रहा है? तो हम देखें तो पढ़े लिखे मनुष्य जो कि सुविधाएं भी इकट्ठा किए हैं, डिग्री भी इकट्ठा किए हैं, उनमें ये सारा निगेटिविटी दिखता है, स्ट्रेस में दिखते हैं। बल्कि कहे तो पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा स्ट्रेस में दिखते हैं, तनाव में दिखते हैं। पढ़े लिखे लोग ही बुलिंग की घटनाओं में, छीटाकशी में, एक दूसरे को के ऊपर आक्षेप करने में, हेट स्पीच में, इसमें भी दिखाई देते हैं। तो बुलिंग की घटनाओं में भी पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं। वायलेंस, दुनिया में जितनी भी हिंसा की घटनाएं हैं, युद्ध है, अपराध है, उसमें पढ़े लिखे लोग ही मानसिक रूप से इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा देखा गया है। डिप्रेशन, डिप्रेशन में पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा आते हैं, कम पढ़े लिखे या न पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं आते हैं। डिप्रेशन का मतलब भी उनको पता नहीं है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बोल देते हैं, अरे यार बड़ी डिप्रेशन हो रही है। अगला साइड इफेक्ट, एंजाइटी, चिंता, इसमें भी पढ़े लिखे लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। ये परिणाम है। ये परिणाम क्यों है? क्योंकि हमने मान लिया है सुविधा बराबर खुशी, सुविधा बराबर खुशी, सुविधा बराबर खुशी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ये हमारे मानने में ही फॉल्ट है। सुविधा अलग चीज है, इसके बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। खुशी अलग चीज है, इसके बिना भी हम जी नहीं सकते। दोनों पे काम करने की आवश्यकता है। सुविधा से खुशी मिल जाएगी ऐसा लग नहीं रहा है, अब तक कोई इसका प्रमाण नहीं आया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खुश, सुविधा संपन्न लोग भी दुखी हैं। गरीब की गरीबी लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की, अमीर की गरीबी 200-400 करोड़ की। तो अभी अमीर गरीब भी पता नहीं है कौन ज्यादा गरीब है, तो पता चल रहा अमीर ही ज्यादा गरीब होकर घूम रहा है। यानी खुशी का अभी तक पता नहीं चला है। तो सुविधा से खुशी मिल जाएगी, ये जो इक्वालिटी हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, इसमें ही फॉल्ट है। इसका मतलब ये बराबर तो नहीं है। तो बराबर अगर नहीं है तो फिर हमको दोनों पे काम करना पड़ेगा। कैसे काम होगा? तो सुविधा पे काम जो होता है, सुविधा मिलती कैसे है? श्रम से मिलती है, लेबर से मिलती है। बिना श्रम के कोई सुविधा नहीं मिलती। मैं आपके सामने इस लैपटॉप के माध्यम से बात कर रहा हूँ, तो ये लैपटॉप मैं पैसे से खरीद के लाया हूँ, लेकिन ये किसी ने श्रम किया है तब ये बना है, कुछ लोगों ने श्रम किया है तब बना है। अगर वो लोग श्रम नहीं करते तो मेरे पास पैसा होते हुए भी लैपटॉप नहीं मिलता। तो मैं खुद श्रम करूं या मेरे बिहाफ कोई श्रम करे, सुविधा तो श्रम से ही मिलती है, यही एकमात्र उपाय है। और श्रम करने के लिए
सबसे जरूरी चीज जो होता है वो स्किल होता है, कौशल होता है। कौशल के बिना श्रम बेकार जाता है। आप मुझे लकड़ी दे दीजिए, पटरे दे दीजिए और उसको चलाने के लिए आरा रेती सब दे दीजिए और कहिए टेबल बना दो, मैं सारी लकड़ी बर्बाद कर दूंगा, शायद टेबल नहीं बनेगा, मुझे भी कहीं चोट चपाट लगी जाएगी। क्यों? मुझे स्किल नहीं है। आप मुझे ट्रैक्टर दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, बीज दे दीजिए, खेत दे दीजिए, पानी का जुगाड़ बता दीजिए, बोले बो के आओ, मैं शायद बीज भी बर्बाद कर दूंगा, खाद भी ज्यादा डाल दूंगा, पानी का पता नहीं किस सीजन में बोया जाएगा, कितनी जुताई होगी। तो जब तक स्किल नहीं है श्रम बेकार होता है। इसलिए श्रम तभी सफल होगा जब एजुकेशन के अंदर स्किल का इंतजाम किया जाए। तो अभी जो हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कैलकुलेशन स्किल के लिए, साइंस पढ़ते हैं कि हमको रूल पता चल जाए तो हम कुछ उसका उपयोग करके टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी भी टोटल स्किल ही है, उपयोग कर सके। तो ये जरूरी है, ये होना चाहिए और बढ़िया से होना चाहिए और विधिवत होना चाहिए। लेकिन जो खुशी की शिक्षा है वो डायलॉग, क्लासरूम के अंदर डायलॉग किया जाएगा, संवाद किया जाएगा, अच्छी कहानियों के माध्यम से, कुछ गतिविधियों के माध्यम से, कुछ एक्सप्रेशन बच्चों से लेकर के इन विधियों से अगर हम डायलॉग करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या चीज डायलॉग होगा? तो क्लासरूम में सेल्फ, अपने विचार के प्रति और संबंधों में मूल्यों से संबंधित संवाद और अभ्यास। तो जैसा अभी दीपक जी ने कहा था, एसएसटी हम पढ़ते हैं फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर के संबंध में चर्चा, सेल्फ रियलाइजेशन, तो सेल्फ क्या है ये पता चलता है तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। अगर सेल्फ पता ही नहीं है तो सेल्फ रियलाइजेशन होता नहीं है। तो इसको हम कैसे डायलॉग में लेके आए? तो दोनों ही पार्ट पे जब काम होता है तो हमारे पास सुविधा भी बढ़ती है, सुविधा भी बढ़ती है, खुशी भी बढ़ती है, खुशी भी बढ़ती है, खुशी भी बढ़ती है। ऐसी स्थिति में अब असली में मनुष्य की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अब अगर हम हैप्पीनेस देखें इन आवर डे टू डे लाइफ, तो हमारा जो ऊपर ये ग्राफ है, ऊपर हैप्पीनेस है, नीचे अनहैप्पीनेस है, और हमारी एज जैसे बढ़ती है वैसे ग्राफ कैसा जाता है हम सभी अपने ऊपर भी इसको देख सकते हैं। ये ग्राफ ऐसे जाता है, शुरुआत में बच्चा अपनी सुविधाओं के लिए परेशान रहता है, रोता है, चिल्लाता है, फिर धीरे 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 उसका सब ध्यान रखने लगते हैं, सब उसको प्यार से दुलार से देखते ही हैं, उसको खुशी होती है, खुशी होती है, फिर उसका नाम लिखा जाता है, स्कूल जाता है, एडमिशन होता है, फिर उसके पढ़ाई लिखाई को लेकर सब लोग उसको डांटना, कहना तुम पढ़ते नहीं हो, होमवर्क नहीं करते हो, तो दुखी होता जाता है, दुखी होता जाता है, दुखी होता है। उसी में उसका नंबर थोड़ा ज्यादा आ गया तो खुशी हो गया, खुशी होकर के फिर कभी दुखी कभी खुशी, ऐसा करते करते उसका कभी नंबर ज्यादा आ गया और उसकी जॉब लग गई, ये खुशी का पीक चला गया। फिर जॉब से वो परेशान हुआ, नहीं नहीं ये तो बॉस ठीक नहीं है, ये तो कंपनी ठीक नहीं है, तो सरकार ठीक नहीं है, काम नहीं ठीक है, फिर शिकायत में, ऐसा करते हुए एक समय उसकी शादी हो जाती है, वो भी खुशी का एक पीक है। फिर शादी के बाद फिर वही गिला शिकवा शिकायत, गिला शिकवा शिकायत, संबंधों में जी न सकने की योग्यता, ऐसा करते करते दुखी 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 होते होते एक समय बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों के होने का खुशी होता है, फिर उनके पढ़ाई लिखाई का, ऐसा हमारा ग्राफ खुशी का अप डाउन चलता रहता है, चलता रहता है, हम सबकी जिंदगी में है। तो अभी जो ये नीचे जिसको हम अनहैप्पीनेस कह रहे हैं, जो नीचे के पीक है, इनको अगर हम नाम देना चाहें तो क्या नाम दे सकते हैं? इनको हम प्रॉब्लम कह सकते हैं, समस्याएं कह सकते हैं। हम समस्या चाहते नहीं है, तो एक्चुअली हम इस ग्राफ को कैसा चाहते हैं? इस ग्राफ को ऐसा चाहते हैं कि ऊपर वाला तो रहे ही रहे, ये जो नीचे वाला है ये भी उल्टा होके ऊपर ही आ जाए। यानी हम ज्यादा ज्यादा खुशी चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा खुशी चाहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है, इसलिए कार्यक्रम तो हम खुशी का बनाते हैं, हो जाते बाद में दुखी है। इसलिए खुशी को भी समझने की जरूरत है, खुशी को भी एजुकेशन में शामिल करने की जरूरत है, अपने सब्जेक्ट में ही शामिल करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अगर हम देखें तो हैप्पीनेस 3 प्रकार से मिलती है। एक तो हमारे सेंसरी ऑर्गन से मिलती है, हम कुछ खा करके, कुछ सुन करके, कुछ देख करके, इस तरह से उपयोग करके हम खुश हो जाते हैं, ये मोमेंट्री हैप्पीनेस है, इसको क्षणिक खुशी कहते हैं। दूसरी खुशी भावों में, जब हम संबंधों में किसी के साथ तृप्ति पूर्वक, तालमेल पूर्वक, कोई हमको अच्छा लग गया, ऐसे में जीते हैं, उसमें हमारी खुशी थोड़ी ज्यादा रहती है, उन पलों को याद करके भी खुश होते हैं, तो ये गहरी खुशी होती है, थोड़ी लंबी टिकती है। लेकिन एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन समझ देता है, और जो जब हमको समझ में आ जाता है, सही समझ हमारी हो जाती है, वो खुशी हमारे साथ
हमेशा बनी रहती है। जैसे पानी पीने से प्यास बुझता है, ये जिस दिन हमको समझ में आ गया, फिर हम प्यास लगने पर रोते नहीं हैं, उसके पहले हम प्यास लगने पर रोते थे। पानी को पहचान लिए, इसको पीने से प्यास बुझती है, फिर हम उसके लिए परेशान नहीं होते। वो समझ हमारे पास हमेशा बनी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर कोई हमको कहे कि नहीं जी, गरीब लोग पानी पी के प्यास बुझाते हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप भी पी लो, तो शायद हम उसको डांट देंगे, नहीं तुम बेवकूफ हो, तुमको समझ नहीं है, प्यास तो पानी से ही बुझेगी। यानी वो समझ हमारी हिलती नहीं है। तो सही समझ से मिलने वाली खुशी हमारे में स्थायी होती है, हमारे में सस्टेनेबल होती है। तो हम चाहते क्या है, तो क्षणिक खुशी तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन बच्चा क्षणिक खुशी से गहरी खुशी के स्थायी खुशी की तरफ जाए। स्थायी खुशी के में जीने वाला भी क्षणिक खुशी पाएगा ही तो भी रसगुल्ला खाएगा, समोसा खाएगा, लेकिन उसको पता है इसकी खुशी क्षणिक ही होती है, क्योंकि उसको समझ आ गई है। तो ये सही समझ, ये एजुकेशन की लक्ष्य है, एजुकेशन का कार्यक्रम ये सही समझ सबको आ जाए, हर बच्चे को आ जाए। तो ये था शिक्षा क्यों। अब शिक्षा क्या, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। व्हाट इज एजुकेशन। तो शिक्षा एजुकली है क्या चीज। तो शिक्षा में दो चीजें होती हैं, एक तो डेवलपमेंट ऑफ स्किल, इसकी थोड़ी चर्चा मैंने किया था, बस एक अलग तरह का ग्राफ है। लेकिन केवल डेवलपमेंट ऑफ स्किल पूरा नहीं पड़ता। इज समथिंग मिसिंग, यस देयर इज मिसिंग। क्या चीज, डेवलप ऑफ ह्यूमैनिटी। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मानव नहीं मिल रहे ढूंढने पर। जब देश ये आजाद हुआ उस समय केवल 12% पढ़े लिखे लोग थे, और आज 75% पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। लेकिन तब जो संबंधों की स्थिति थी उसमें देखेंगे, तब से आज तक अपराध बढ़े हैं, संबंधों में टूटन बढ़ा है, मिट्टी खराब हुई है, हवा खराब हुआ है, पानी खराब हुआ है, अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, शिकायतें बढ़ी हैं। इसका मतलब शिक्षित लोगों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन मानव नहीं मिल रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एजुकेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए जिससे कि ये सारा कुछ कंप्लीट हो, तो हम इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रेफर करना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में उसके ही आधार पे पूरे देश के सभी राज्यों को अपनी पॉलिसी बनानी है। उसके आधार पे सारे प्राइवेट स्कूल भी चलेंगे। तो सारी बातें इसमें बहुत सारी दी गई है, लेकिन मैं केवल 4.5 को इसमें कोट करूंगा, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है, curriculum content will be reduced in each subject to its core essential to make space for critical thinking and more holistic, inquiry based, discovery based, discussion based and analysis based learning। जैसा अभी चर्चा कर रहे थे दीपक जी, हम एसएसटी क्यों पढ़ाते हैं, हम मैथ्स क्यों पढ़ाते हैं, हम साइंस क्यों पढ़ाते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट ही यही है। अगले स्लाइड पे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है ये नीति कि हमको कोर्स कंटेंट घटाना पड़े भी तो घटा दें, लेकिन हम नीचे भी आ रहा है, टीचर विल आल्सो फोकस ऑन सोशियो इमोशनल लर्निंग, अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी स्टूडेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट, एथिकल डिसीजंस, मोरटल एथिकल वैल्यूज इन कंडक्टिंग वंस लाइफ। तो कुल मिलाकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि शिक्षा में ऐसे कंटेंट लाए जाएं जो कि होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ लेकर के जाएं। तो एसएसटी जो हम पढ़ाते हैं उसमें इमोशनल, सोशल, एथिकल और एकेडमिक नीड्स इसमें बैलेंस हो। केवल और केवल एकेडमिक नीड्स को ही कंप्लीट न किया जा रहा हो, बल्कि बच्चे को इमोशनल नीड को, सोशल नीड को, एथिकल नीड को भी शामिल किया जा रहा हो, जिससे एक बैलेंस हो। तो जो नई शिक्षा नीति कहती है, एक पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने वाला मानव हमको बनाना है इस शिक्षा नीति से, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। व्हाट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो ये एक्चुअली मैथ्स जो हम पढ़ाते हैं उसमें पूरा का पूरा यही हम कराते हैं कि वो इंक्वायरी करे, क्वेश्चन करे, ज्यादा से ज्यादा साइंस में लॉजिक डेवलप करे, लॉजिकल हो, क्वेश्चन करे। क्वेश्चन करने के लिए हम प्रोवोक करें, क्वेश्चन को दबाए नहीं। वो कहे एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, अपनी वास्तविक जिंदगी की समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। वो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल तो कठिन से कठिन हल कर सकता है, लेकिन अपने भाई के साथ कैसे जी सके वो सवाल वो नहीं हल कर सकता है। अपने बड़ा होकर के अपने पति या पत्नी के साथ कैसे जी सके वो सवाल वो हल नहीं कर पाता है। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, मिट्टी खराब हो गई है, पानी खराब हो गया, हवा खराब हो गया,
मानव इतने होड़ में पड़ गया सोच के धरती के और पर्यावरण के, इसका समस्या वो समाधान नहीं कर पाता, जबकि मैथ्स में गोल्ड मेडल लाया हुआ है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर सके। इसके लिए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिसीजन बेस्ड लर्निंग, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा ये एक आउटपुट है कि बच्चा डिसीजन जल्दी ले रहा है, डिसीजन ले सकता है। अभी डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, हम जल्दी डिसीजन ही नहीं लेते हैं। ऐसे बच्चे निकालते हैं जो डिलेमा में चले जाते हैं, कंफ्यूजन में चले जाते हैं, मिसट्रस्ट में चले जाते हैं, अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो डिसीजन बेस्ड लर्निंग ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का कंटेंट ऐसा बनाया जाए जिसमें ये सारी चीजें शामिल हो। एनईपी ये भी कहता है शिक्षा ऐसी है जो पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, और बाकी ये सारी चीजें जो कही जा रही हैं वो सब नई शिक्षा नीति के पहले ही पैराग्राफ से कही गई हैं। अब इसके आधार पर पाठ्यक्रम बने, कार्यक्रम बने, तो वो लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। जी, यहाँ तक अगर कोई बात करनी है, एक बार क्वेश्चन लेना है तो ले सकते हैं, और नहीं तो हम फिर आगे एक गतिविधि करेंगे जिसमें ह्यूमन को एजुकेशन क्यों चाहिए, वो उस गतिविधि के माध्यम से, ये गतिविधि आप साइंस के क्लास में भी करा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ह्यूमन गोल या ह्यूमन मतलब एजुकेशन क्यों चाहिए मानव को, इससे मैं रिलेट करके एक्टिविटी कराऊंगा आपके इस प्रेजेंटेशन के द्वारा। तो यू हैव एनी क्वेश्चंस? अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, हैंड रेज करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, माइक अनम्यूट करके भी कर सकते हैं। जहां तक बात हुई है अभी वाई एजुकेशन एंड व्हाट एजुकेशन पे बात हुई है, और कंटेंट ऑफ एजुकेशन पे बात हुई है। नहीं तो आप लोग अगर कहें तो मैं इस स्लाइड को पूरा करने के बाद फिर फीडबैक और क्वेश्चन एक साथ लूं। बताइए, सभी तक मेरी आवाज जा रही है ना? ऐसा ना हो मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। आवाज तो आ रही है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज। जी, ये सब कुछ क्लियर है? क्लियर सर। बढ़िया। तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है जी, स्क्रीन आ गई? हाँ सर। स्क्रीन चली गई सर। नहीं, वो अब आएगी जी। ठीक है, तो अभी विजिबल है स्क्रीन? ओके। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। और स्क्रीन दिख रही है ना दीपक जी? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो हमारे वो चारों ओर क्या क्या है, तो जहां भी बच्चा बैठा हुआ है स्कूल में, घर में, जहां पर भी, तो अपने चारों तरफ की चीजों को देख करके कैसे क्लासिफाई करता है और कैसे उनके के बीच में संतुलन को देख पाता है, उससे जुड़ी हुई एक एक्टिविटी है। हालांकि इसको हम लोग हैप्पीनेस से रिलेट किए हैं, लेकिन आप साइंस में भी बहुत अच्छे से करा सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे चारों ओर या तो पदार्थ हैं, सब्सटेंसेज हैं, जिसको हम निर्जीव भी बोलते हैं, पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, एंड पशु पक्षी हैं, एनिमल्स हैं। ये तीन तरह की चीजें हमारे चारों तरफ जो दिख रही हैं, इसके अलावा भी है, उस पर भी अभी आते हैं। तो इन तीन तरह की चीजों को देखें तो इन तीनों में इनका आचरण प्राकृतिक विधि से निश्चित है। आचरण का मतलब क्या है कि जैसा है वैसा ही नियम पूर्वक अपना व्यवहार करते हैं। जैसे लोहा लोहे जैसा ही हमेशा व्यवहार करेगा, इसीलिए हम उस पर विश्वास करके अपने छत में लगाते हैं, अपने टेबल में लगाते हैं, अपने अन्य चीजों में लगाते हैं, क्योंकि हमको भरोसा है कि ये तान के रखता है, तो ये लोहे जैसा ही रहेगा, पानी पानी जैसा ही रहेगा, मिट्टी मिट्टी जैसा ही रहेगा, पत्थर पत्थर जैसा ही रहेगा, सोना सोने जैसा ही रहेगा, हीरा हीरा जैसा ही रहेगा। तो ये सब चीजें अपने एक निश्चित आचरण के साथ है, इसीलिए हम इस पर भरोसा करके इसका उपयोग कर पाते हैं। इनका आचरण बदलता नहीं है। पेड़ पौधों को देखें तो ये भी निश्चित आचरण के साथ है। प्राकृतिक विधि से एक बीज हम लगाते हैं, जिस पौधे के लिए हम बीज लगाते हैं वही पौधा उससे निकलता है,
वैसा ही फल आता है, फिर उससे अनेक बीज बन जाते हैं। यही आचरण हर पेड़ पौधे में देखने को मिलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मेरे बाबा दादा के जमाने में आम के पेड़ पे आम आता था और अब चूंकि आम का जमाना नहीं रहा, बच्चे फ्रूटी ज्यादा पीते हैं इसलिए पेड़ में फ्रूटी लगने लग गए। ऐसा नहीं है, अभी आम ही लगता है। तो इनका आचरण वैसा ही है जैसा 1000 साल लाख साल पहले था, वैसा ही आचरण है। हमने कुछ बदलाव कर दिया है, इनके साइज बड़े कर दिए हैं, जूसी से इसको पल्पी बना दिया है, वो हमने किया है, अपने से नहीं किए हैं। इनका आचरण निश्चित होता है प्राकृतिक विधि से। ऐसे ही जो पशु पक्षी हैं, इनका भी आचरण निश्चित होता है। गाय पहले भी दूध देती थी, आज भी दूध देती है। भैंस पहले भी दूध देती थी, आज भी देती है। सांप अपने को खतरे में मान के अटैक पहले भी करता था, आज भी करता है। ऐसा नहीं है कि भैंस पहले दूध देती थी अब सीधे पनीर देती है, कर ही नहीं सकती। वो हम ही पनीर बनाएंगे तो बनेगा, वो तो दूध ही देगी गाय और भैंस। तो उनका भी आचरण निश्चित पाया जाता है। पेड़ पौधे अपने वंश, अपनी प्रजाति को बढ़ाते हुए दिखते हैं, इसीलिए एक बीज से अनेक बीज बनाते हैं। पशु पक्षी भी अपने वंश को बढ़ाते हुए दिखते हैं और ये करते हुए हमेशा वो दिखते हैं। इस आचरण में वो निश्चित है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। पेड़ पौधे जहां पर उगे हैं उस जगह पर, जहां पर वो उगे हैं उस जगह पर अगर उनको मिट्टी पानी हवा उनके अनुकूल है तो वो विकसित होते हैं, अगर नहीं अनुकूल है तो वो सूख जाते हैं। पशु पक्षी में क्या अंतर है पेड़ पौधे पशु पक्षी में, कि पशु पक्षी जहां पर जन्म लेते हैं वहां का मिट्टी पानी हवा आहार अगर उनके अनुकूल है तो वो रहेंगे, नहीं तो वहां से माइग्रेट भी कर जाते हैं। और कई पशु पक्षी तो बहुत दूर दूर लाखों किलोमीटर तक माइग्रेट, हजारों किलोमीटर तक माइग्रेट करके भी चले जाते हैं बहुत सारे पक्षी, ऐसा भी देखने में मिला है। तो ये उनके अंदर पाया जाता है। अब अगर हम मानव को देखें, मनुष्य को देखें, तो मनुष्य जो है ये जहां पर जन्म लेता है, जहां पर पैदा होता है, वो जगह अगर उसके अनुकूल है तो वहां पर रहेगा। वो माइग्रेट भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि मनुष्य उस जगह को अपने अनुकूल बना लेता है, क्योंकि उसके पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। मानव सोचने समझने की इकाई है, मानव कर्म ज्यादा करने की इकाई है, इसके कारण वो कर सकती है। तो क्षमता के रूप में इन सबसे ज्यादा मानव में है। लेकिन अंतर क्या है इन तीनों में और मानव में? अंतर क्या है? तो अंतर ये है, पदार्थ का, पेड़ पौधे का, पशु पक्षी का आचरण प्राकृतिक विधि से निश्चित है, लेकिन मनुष्य का आचरण अगर देखा जाए तो अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। प्राकृतिक विधि से निश्चित होता नहीं है, शिक्षा विधि से भी निश्चित नहीं हो पाया है, जबकि मानव सभ्यता के उदय से ही ये कार्य चल रहा है कि शिक्षा के, मानव के लिए स्कूल है, पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए कोई स्कूल नहीं है। इसलिए मानव बहुत पहले से जानता है कि मानव शिक्षा विधि से ही इसका आचरण निश्चित होगा। हो नहीं पाया है वो अलग बात है, कहीं न कहीं शिक्षा में ही, कार्यक्रम में, कंटेंट में कोई दोष है, अधूरापन है, जिसके कारण मानव का आचरण निश्चित नहीं हो पाया। ये एक मानव मानव बन जाए और फिर उसकी संतान भी मानव के रूप में ही पैदा हो, ये आचरण की निश्चितता नहीं पाई गई। तो शिक्षा विधि से ही होगा। तो मानव का आचरण जब भी निश्चित होगा, बाई एजुकेशन होगा, नेचर विधि से नेचुरली नहीं होगा, नेचुरली नहीं होगा। इसलिए हम सभी शिक्षा बिरादरी के जुड़े हुए लोग, शिक्षक, स्कूल, शिक्षाविद, शिक्षा में काम करने वाले लोग की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि इस धरती पर 780 करोड़ मानव है और उसमें से 290 करोड़ लगभग डेली क्लासरूम में आते हैं पढ़ने के लिए, और उनको पढ़ाने के लिए 9 करोड़ टीचर आते हैं। तो दुनिया में अगर कोई बड़ा बदलाव देखना है, बाई एजुकेशन ही होगा। दुर्भाग्य है कि अपने देश में शिक्षा का बजट आज तक सबसे कम है, 2.78। इस बार के बजट में 2.78% है केवल, अरे 2.91% है केवल। तो इतना कम बजट है, फिर भी हम कुछ कर पाएंगे ऐसा हम सभी जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं या हम जैसे सोचने वाले लोग हैं, तो हमको लगता है हम कुछ अतिरिक्त करके इसमें कुछ कर पाएंगे। तो अगर देखें तो पदार्थ जगत, वनस्पति जगत, जंतु जगत और मानव जगत, ये 4 तरह के जगत हैं। इनमें अगर संतुलन को देखें तो पदार्थ जगत, वनस्पति जगत के बीच में संतुलन है, ये एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। पदार्थ जगत, जंतु जगत के बीच में संतुलन है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। पदार्थ जगत, मानव जगत के बीच में भी पदार्थ मानव के लिए उपयोगी है, पदार्थ मानव के लिए हमेशा उपयोगी है, यानी पदार्थ वनस्पति के लिए भी उपयोगी है, पदार्थ जंतु के लिए भी उपयोगी है, पदार्थ मानव के लिए भी उपयोगी है।
इसी तरह से वनस्पति को देखेंगे तो पदार्थ के लिए भी उपयोगी है, जंतु के लिए भी उपयोगी है, मानव के लिए भी उपयोगी है और बदले में कोई टैक्स नहीं लेता। जंतुओं को देखेंगे तो पदार्थ के लिए उपयोगी है, वनस्पति के लिए उपयोगी है और मानव के लिए भी उपयोगी है। ये कोई अलग से टैक्स नहीं लेता। लेकिन जैसे ही मानव की बारी आती है तो मानव अभी तक पदार्थ जगत के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाया है। जहां हाथ लगाया है मिट्टी खराब, हवा खराब, पानी खराब, धरती में से सारा कोयला निकाल लो, सारा पानी निकाल लो, सारा पेट्रोलियम निकाल लो, इसमें ही लगा हुआ है। उसको लगता नीचे का दबा सारा माल हमारा है, सब ले लो, निकाल लो, तो इसमें लगा हुआ है। पदार्थ जगत को वो संतुलन असंतुलन की स्थिति में लेके जा रहा है। ऐसे ही वनस्पति जगत को देखा जाए तो वनस्पति जगत के साथ भी मानव का संतुलन वाला रिलेशन नहीं रहा। वनस्पतियां कम कर दिया और उससे हवा जो जिस तरह से फिल्टर होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। जंतु जगत के साथ भी मानव का संतुलन नहीं बैठ पा रहा है। मानव जिन जिन जंतुओं को अपने उपयोग में लेके आया उनमें नई नई बीमारियां पैदा किया और अपने भौतिक पदार्थों के होड़ में दौड़ में बहुत सारे जंतु एक्सटिंक्ट भी हो गए मानव के कारण। तो वहां पर भी क्वेश्चन मार्क। तो जहां मानव का उपयोगिता की बात आई, पूरकता की बात आई, वहां वहां क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा असंतुलन की स्थिति मानव के कारण है। तो शिक्षा विधि से ये तीनों क्वेश्चन मार्क हम हटा सकते हैं, केवल और केवल एजुकेशन के विधि से, जिससे कि मानव का आचरण वो निश्चित हो जाए और बाकी के तीन जगत के साथ भी उसका संतुलन हो जाए। इसमें देखें तो सबसे शुद्ध पानी किस अवस्था को चाहिए? पेड़ पौधों को, जीव जंतु को? नहीं जी, आदमी को चाहिए। जबकि पानी का सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है। सबसे ज्यादा क्या? केवल यही कर रहा है। सबसे शुद्ध ग्लोबल वार्मिंग कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। एयर पोल्यूशन कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। जबकि सबसे शुद्ध हवा किसको चाहिए? आदमी को चाहिए। सबसे शुद्ध हवा, सबसे शुद्ध पानी, सबसे शुद्ध खाना ये आदमी को चाहिए। जबकि खाना को भी, हवा को भी, पानी को भी खराब आदमी ही कर रहा है। इसका मतलब एजुकेशन में इसको भी ध्यान दिलाने की, बार बार अभ्यास कराने की और बचपन से अभ्यास कराने की। कॉलेज में जाकर के कुछ सेमिनार करा लेने से नहीं होगा, बचपन से अभ्यास कराना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रगान हम लोग बचपन से स्कूल में करते हैं और हम कभी उसको बैठ कर रटते नहीं, फिर भी हमको याद है। वैसे ही जब कुछ प्रैक्टिसेस हम बचपन से कराएंगे तो बड़ा होने पर उनके व्यवहार में आ जाएगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। इसलिए छोटी क्लास से अभ्यास की आवश्यकता है। निष्कर्ष क्या निकला कि मानव में समझदार होने का पोटेंशियल तो है, क्षमता तो है, लेकिन अभी तक मानव नासमझी में जी रहा है, इसलिए गलतियां कर रहा है। मानव एक समझदारी से जिए तो सदा विश्वास में, सदा खुशी से, सदा प्यार में जिएगा और अन्य जगत के साथ भी तालमेल से जी पाएगा। हम ऐसे ही विश्व की कल्पना करते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। तभी तो हम कल्पना में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी कल्पना यही है, लेकिन अभी कल्पना है, कामना है। प्रयास क्या हुआ? प्रयास उस दिशा में हुआ नहीं है, प्रयास इस दिशा में नहीं हो पाया। इसके लिए शिक्षा को और बेहतर करने की आवश्यकता है। अब शिक्षा हम दें कैसे? शिक्षा का कार्यक्रम, उसके लिए हमको थोड़ा सा बच्चे के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। जब हम मनोविज्ञान को समझते हैं और सामाजिक परिस्थितियों को समझते हैं तो ही हम शिक्षा का कार्यक्रम ठीक से बना सकते हैं। तो अगर हम बच्चे के मनोविज्ञान को देखें तो किताबों में तो बहुत सारी दुनिया में मनोवैज्ञानिकों की बातें की गई हैं और अभी मनोवैज्ञानिक अध्ययन का, जो लोग भी मनोविज्ञान पढ़े होंगे, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल स्टडी का केवल 100 साल का इतिहास है। उसमें भी ज्यादातर प्रयोग जानवरों पे हुए हैं और जानवरों पे प्रयोग करके जो नियम निकाला गया वही आदमियों पे लागू कर दिया गया है। इसलिए आदमी जानवर जैसा हो गया। तो अगर हम मानव को देखें तो एक बच्चे को देखें तो बच्चे को क्या है, हर माँ जानती है, उसके लिए किसी साइकोलॉजी की किताब की जरूरत नहीं पड़ती। हर माँ देख सकती है बच्चा जिज्ञासु है, हर चीज जानना चाहता है। उसके क्वेश्चन, जब तक वो क्वेश्चन नहीं बोल पाता तब तक वो हर चीजों को ध्यान से देखता रहता है, एकटक देखता रहता है, यानी समझना चाहता है, रिश्ते को समझना चाहता है, नियम को समझना चाहता है, पंखा क्यों चल गया, लाइट क्यों जल गई, आवाज क्यों हो गई, हर चीज पे वो ध्यान देता है। और जब बोलने लायक होता है तो प्रश्न कर करके घर वालों को पका देता है। इससे प्रमाणित होता है कि बच्चे का मनोविज्ञान क्या है, कि बच्चा जन्म से जिज्ञासु है। दूसरा, बच्चा संबंधों में भाव, मूल्यों की अनुभूति चाहता है, प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है, रेस्पेक्ट। छोटा बच्चा भी रेस्पेक्ट चाहता है, एकदम छोटा बच्चा भी ट्रस्ट चाहता है, विश्वास चाहता है।
इसीलिए अपरिचित के गोदी में जाता ही नहीं है। तो ये करते हुए बच्चा दिखता है, तो संबंधों में भावों की अनुभूति चाहता है और सही कार्य व्यवहार चाहता है। जब भी उसके साथ कोई गलत कार्य व्यवहार करता है तो उसको बुरा लग जाता है, रोने लग जाता है, मुंह बनाता है, कुछ और अपना फीलिंग को व्यक्त करता है। और बच्चा सत्य वक्ता होता है, झूठ बोलता ना नहीं चाहता। झूठ बोलना उसको, झूठ को मतलब अगर जिसको जिसको सत्य जानता है, भले ही झूठ को सत्य मान लिया है, तो सत्य उसी को बोलता रहता है। उसको उसको उसके अलग कुछ बोलिए। जैसे अगर कोई कह दिया कि सूरज जिधर निकलता है वो पश्चिम है, अगर बचपन से बता दिया गया तो जब उसको पूरा बताया जाएगा तो उसको झूठ मानेगा। इसका मतलब क्या है कि सत्य वक्ता होता है। इसके साथ ही वो आज्ञा पालन करता है, अनुकरण अनुसरण करता है, सहयोग करने का उसका नेचर होता है। मैं भी ये कर दूं, मैं भी बना दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं भी आपके साथ चलूं, यानी सहयोग का भी नेचर उसके अंदर देखा जाता है। अब ये जो जिज्ञासु है, तो जिज्ञासु है तो इसका मतलब क्या है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसकी तीव्र इच्छा है, क्योंकि जिज्ञासु है। इसलिए जो भी ये कहता बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वो झूठ बोलते हैं। बच्चा जिज्ञासु है ही, हमको पढ़ने के कंटेंट और तरीके में ही बदलाव करने की आवश्यकता है। वो तो जन्म से जिज्ञासु, तो शिक्षा ग्रहण करने की तीव्र इच्छा उसके अंदर है ही। उसी तरह से जो मूल्यों का अनुभूति चाहता है, वो अभी कैसे चाहता है? अभी वो अभिभावकों के भरोसे पर, जो गार्जियंस है, पेरेंट्स है, उनके भरोसे पर वो संबंधों में भावों की अनुभूति चाहता है। उसको लगता है कोई हमसे प्यार कर ले, कोई हमारा रेस्पेक्ट सम्मान कर दे, कोई हम पे विश्वास कर ले। वो दूसरों से चाह रहा है, अभिभावकों के भरोसे पर भावों की अनुभूति को चाह रहा है। जो सही कार्य व्यवहार वो चाहता है, वो अनुकरण अनुसरण के आधार पर देख देख करके जिसको बताया जाता है ये सही है, वो सही करता है। जिसको गलत बताया गया वो गलत मान के उसको नहीं करता है, लेकिन चाहता सही है, चाहता सही है, चाहता सही है। जो सत्य वक्ता है वो सत्य भी कैसे? सुने देखे के आधार पर। जिसको सुन लिया है कि सत्य है, वही उसी को सत्य माने बैठा है। जो देखा है सत्य है, उसको सत्य माने बैठा है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो बच्चे का मनोविज्ञान यही है। पूरी शिक्षा को इसके अनुसार ही सेट करना है। अब कैसे करेंगे कार्यक्रम? तो प्रयोग क्या करेंगे और उसका परिणाम क्या आएगा? तो पहला प्रयोग क्या करेंगे कि विद्यार्थियों में न्याय प्रदायी क्षमता, यानी जो उसको संबंधों में भाव और मूल्यों को पाना चाह रहा है, इसी को न्याय शब्द दिया गया। भाव चाहता है, मूल्य चाहता है, प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है, स्नेह चाहता है। इससे लिए संबंधों और मूल्यों से संबंधित कहानी अभ्यास के माध्यम से चर्चा कराना, ये शिक्षा में करना पड़ेगा। तब ये विधि अपनाएंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा? उसके अंदर न्याय की तृप्ति होगी, अर्थात भाव की तृप्ति होगी। दूसरा, सही कार्य व्यवहार करने के लिए अभ्यास कराया जाए, उसके अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, पाठ्यक्रम में भी, स्कूल में भी, जिससे कि सही कार्य के प्रति, सही के प्रति ज्यादा ध्यान दिलाया जाए। गलत के प्रति उसका ध्यान जाता ही है जब हम सही बता देते हैं। हम गलत बताते ज्यादा में समय लगा दिए, सही बता नहीं पाए, तो गलत तो जान लिया क्या है, सही जान नहीं पाया। तो सही कार्य व्यवहार के लिए अभ्यास के अधिक अवसर स्कूल में, क्लासरूम में, पाठ्यक्रम में देना, जिससे उसको क्या होगा? परिणाम क्या आएगा? सही कार्य व्यवहार की इच्छा की उसकी तृप्ति हो जाएगी, जो कि उसके जन्म से उसके अंदर इनबिल्ट है। फिर विद्यार्थियों को सत्य बोध हो, तो सत्य की निष्ठा, प्रशंसा, ऐसा वातावरण का निर्माण करना स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, पाठ्यक्रम के द्वारा। इससे उसका सत्य वक्ता होने का जो है उसकी तृप्ति होगी। तो जो उसका मनोविज्ञान है, उसके आधार पे हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं अभी अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में, अपने पाठ्यक्रम में, अपने पढ़ाए गए सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, जिससे कि बच्चे को इसकी तृप्ति हो सके। अंत में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना करके अपने सेशन को पूरा करूंगा। एक मानव शास्त्री थे, तो कुछ अफ्रीकन आदिवासियों बच्चों के बीच में एक खेल खेलने के लिए गए। बोले बच्चों आओ हम एक खेल खेलते हैं। वो एक टोकरी में कुछ मिठाइयां और कैंडीज एक पेड़ के पास रख दिए और बच्चों को पेड़ से 100 मीटर दूर खड़ा कर दिए। फिर उन्होंने कहा कि जो बच्चा दौड़ करके सबसे पहले उस टोकरी के पास पहुंच जाएगा, उसको सारी मिठाइयां मिल जाएंगी। फिर उसने कहा, लाइन से खड़ा किया, और जैसे ही उसने कहा रेडी स्टेडी गो, तो जानते हैं क्या हुआ? उन बच्चों ने क्या किया? सब एक दूसरे का हाथ पकड़े और एक साथ पेड़ की ओर दौड़े और पास जाकर उन्होंने सारी मिठाइयां और कैंडीज आपस में बांट कर खा लिए और आपस में बांटे और मजे से खाने लगे।
मानव शास्त्री आश्चर्यचकित रह गया। वो आकर के पूछता है, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? ये तो मिठाइयाँ उसके लिए थी जो जीतता, आप सारे एक साथ क्यों दौड़े? तब उन बच्चों ने कहा, उबंटू, उबंटू, उबंटू। बोले इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई एक व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है जब बाकी दूसरे सभी दुखी हों। उबंटू का उनकी भाषा में मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं, आई एम बिकॉज वी आर, अर्थात हम सब के साथ होने के कारण ही मैं रह पा रहा हूं। तो हमें लगता है कि ये जो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के शुरू करने में हम सब साथ हैं, साथ ही जीतेंगे, ये भावना लेकर के कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसमें मैं जीतूंगा, ये जो कार्यक्रम के संचालक हैं वो जीतेंगे या कोई विद्यालय जीतेगा, ऐसा नहीं है। मानवता जीतेगी, धरती जीतेगी और धरती पर एक मानवीय परंपरा भी शुरू हो सकेगी, मानव भी निश्चित आचरण में आ सकेगा। इसी अपने इस प्रेजेंटेशन के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं और आपने मुझे अवसर दिया, समय दिया और आप सभी जो सभा में उपस्थित हैं, आप सब इसको सुने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।